हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स डिस्कशन में। और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्विक इन्फॉर्मेशन, हमारे वेबसाइट पर आप जाकर एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके जीएस पेपर्स और करंट अफेयर के सेक्शन को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम आज के डिस्कशन की तरफ। तो जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है ड्राफ्ट पॉलिसी के ऊपर। ड्राफ्ट पॉलिसी रिलेट करता है डेटा एक्सेसिबिलिटी और उसके यूज़ को, तो इसको आज हम समझेंगे। दूसरा जो आर्टिकल है वो नासा का जो प्लान है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसको डीकमीशन करने का जो प्लान है इसको डिस्कस करता है। तीसरे आर्टिकल में हम समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है, जो वायर्स होती है, वो कैसे एलिफेंट्स को हार्म करती है और इसको नज़र में रखते हुए रेलवेज ने 16 फेंसेस को अप्लाई करने का प्लान किया है, इसको हम समझेंगे। फिर हमेशा की तरह कुछ क्विक प्रीलिम्स फैक्ट है जिसमें कि जो पहला आर्टिकल है वो ऑपरेशन मिलान को डील करता है। दूसरे आर्टिकल में हम कोबरा वॉरियर्स के एक्सरसाइज और फंक्शनिंग को समझेंगे और साथ में ही हम कोविड-19 स्कीम जो कि एड प्रोवाइड करता है और एड से रिलेटेड है इसको समझेंगे कि इसका एक्सटेंशन क्यों हुआ, किस पर्पस की वजह से हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ। तो इस आर्टिकल में हम ड्राफ्ट पॉलिसी को समझेंगे। ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से, जहां आप गवर्नेंस और गवर्नेंस के कुछ एस्पेक्ट्स जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीज़ों को डील करते हैं। इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको समझते हैं। हाल में ही जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने एक पॉलिसी प्रपोज किया जिसको कि ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी कहा गया। तो अब हम समझते हैं कि इस पॉलिसी का एम क्या है। तो अगर हम मोटे तौर पे समझें तो हम सबसे पहले इसके एप्लीकेशन को समझते हैं और जब हम एक बार इसके एप्लीकेशन को समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो पॉलिसी है ये क्यों ड्राफ्ट की गई होगी। तो जितने भी पब्लिक डेटाज हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटाज हैं, जो पब्लिक सेक्टर को कंसर्न करते हैं, उसकी लाइसेंसिंग के लिए यानी कि उसको परमिट करना है प्राइवेट सेक्टर के लिए, यानी कि जो पब्लिक डेटाज हैं उनको हम प्राइवेट सेक्टर को अवेलेबल कराएंगे। अब इसका रेगुलेशन कैसे होगा? तो इसके रेगुलेशन के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने एक पॉलिसी लाई जिसको कि ड्राफ्ट कहा गया, दैट इज ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी। अब क्या हो रहा है, ये जो पॉलिसी है इसके कुछ प्रपोजल्स हैं। पहला तो ये जो पॉलिसी है ये प्रपोज करती है इंडिया डेटा ऑफिस आईडीओ की स्टैब्लिशमेंट हो, जिसकी तहत जो गवर्नमेंट के डेटाज हैं या फिर जो पब्लिक सेक्टर के डेटाज हैं उसको एक रेगुलेटरी वे में प्राइवेट सेक्टर तक पहुंचाया जाए। दूसरा जो प्रपोजल है वो ये है कि एक ऑल इंडिया डेटा काउंसिल जो है वो एक्ट करेगा इसके लिए कंसल्टेटिव बॉडी की तरह। अब ये जो पॉलिसी है, ये जो पॉलिसी है जो कि एक रेगुलेटरी पॉलिसी है, ये अप्लाई होती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा सोर्सेज दोनों के ऊपर। और इसका जो नेचर है, इस पॉलिसी का जो नेचर है या जो डेटा कलेक्शन का पर्पस है वो मोस्टली हमारा कमर्शियल रहेगा। और प्रिवेसी के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एनोनिमाइजेशन की पॉलिसी अपना रहे हैं जिससे हम प्रिवेसी को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, अब ये समझ लेते हैं कि ऐसी किसी भी रेगुलेटरी पॉलिसी की इकोनॉमिक नीड क्या है, ज़रूरत क्या है कि हम एक ऐसी पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि डिजिटलाइजेशन के साथ साथ चांसेस हैं कि अगले डिकेड तक जो हमारा इकोनॉमी है वो भी इसके चपेट में आए।
तो ये जो सिटीजन डेटा है ये एक्सपेक्टेड है कि एक रैपिड रेट पर इंक्रीज करेगा अगले कुछ डिकेड्स में। तो ये जो पॉलिसी है ये एम करती है कि इकोनॉमिक डेटा को उसी वैल्यू पे जनरेट करे ताकि हम इस डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के पेस को मैच कर सकें। 2019 में हुए नेशनल इकोनॉमिक सर्वे में ये नोट किया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ग्रांट एक्सेस किया जा सकता है कुछ सेलेक्टेड डेटाबेसेस पर कमर्शियल यूज के लिए। अब ये तो हमारे पास गिवन है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास पोटेंशियल है मैसिव डिविडेंड को रीप करने के लिए। ठीक है, अब दो चीज हमने समझ ली, हमारे पास डेटा है, पब्लिक सेक्टर के पास डेटा है और प्राइवेट सेक्टर के पास पोटेंशियल है, और हमें डेटा ट्रांसफर करना है, कमर्शियल पर्पस के लिए करना है। उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी की ज़रूरत थी, एक रेगुलेटरी पॉलिसी की ज़रूरत थी, हम ड्राफ्ट ले आए। अब इसमें कुछ ब्लॉक्स हैं, वो ब्लॉकेजेस क्या हैं? पहला तो हमारे पास एक बॉडी नहीं है, एक ऐसी बॉडी नहीं है जो कि पॉलिसी मॉनिटरिंग और डेटा शेयरिंग को इन्फोर्स कर सके। दूसरी दिक्कत क्या है? दूसरी दिक्कत ये है कि जो टेक्निकल टूल्स हैं या फिर जो स्टैंडर्ड्स हैं डेटा शेयरिंग को लेकर, जैसे कि इंक्रिप्शन हो गया, उससे रिलेटेड प्रिवेसी इश्यूज हैं, वो अभी तक इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने स्ट्रेंथन नहीं किए गए हैं कि हम बहुत ही आराम से डेटास को शेयर कर सकें। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? हम हाई वैल्यू डेटा सेट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कौन से डेटा सेट्स हाई वैल्यू डेटा सेट्स हैं, कौन से डेटा सेट्स को उनसे थोड़ा लो वैल्यू देना है, या लाइसेंसिंग और वैल्यूएशन फ्रेमवर्क कैसे करना है, इसका प्लान अभी तक अपन के पास नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत है। और कुछ और इश्यूज हैं जो कि पॉलिसी से रिलेटेड है। ये तो हो गया डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड इश्यूज। अब चलो डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए हम एक पॉलिसी ले आए, पॉलिसी ड्राफ्ट है, पॉलिसी को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान या फिर इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या समस्याएं आ सकती हैं, किन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है प्रिवेसी इशू। इंडिया के पास अभी तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एक रेमेडी प्रोवाइड करे अगर प्रिवेसी वायलेट होता है तो, या फिर कोवर्सिव या एक्सेसिव डेटा कलेक्शन या डेटा ब्रीच होने पर हमारे पास अभी तक कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा पेनल्टी या फिर कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है जो या तो इसको रेगुलेट कर सके या तो इसके ब्रीच होने पर इसको वापस एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जिनको इसके लिए कंसल्ट किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि एकेडमिक इंडस्ट्री हो गया या गवर्नमेंट हो गया, वो अपनी व्यू के हिसाब से इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम है। तीसरी जो चीज़ है वो है लैक ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस। हम एक पॉलिसी तो ले आए, लेकिन जब भी हम किसी पॉलिसी को डिस्कस करते हैं या फिर किसी रेगुलेटरी स्कीम को डिस्कस करते हैं तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, इंडिया हैज़ अ वेरी पोटेंशियल रिसर्च सेक्टर बट वी आर लैकिंग ऑन दैट पार्ट, क्योंकि हम वहाँ, तो ये यहाँ पे एक चीज़ है कि जो हमारा रिसर्च सेक्टर है उस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि जो हमारा एनालिसिस है पॉलिसीज से रिलेटेड वो स्ट्रेंथन हो सके। और अगली चीज़ है वो फेडरलिज्म का इशू है। फेडरलिज्म का इशू क्या है इसको समझते हैं। जो ऑफिसेस के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं या जो प्रिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई होते हैं, या उनसे रिलेटेड जो स्कीम्स हैं जो वो एडमिनिस्टर करते हैं उस पे अप्लाई होते हैं, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि वो अच्छे से रेगुलेट हो सके, जो स्कीम्स हैं वो प्रॉपरली रेगुलेट हो सके।
उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो फ्लेक्सिबल ना हो कि अच्छा इस स्कीम के लिए तो ये ऐसे रेगुलेट हो रहा है और दूसरी स्कीम के लिए ये रेगुलेट ही नहीं हो पा रहा है। तो ये एक चीज़ है जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, जिसको कि हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा नासा के प्लान को लेकर है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डीकमीशन करने के लिए। तो इसके क्या कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। आईएसएस जो है वो 1998 में लॉन्च किया गया 5 स्पेस एजेंसीज के द्वारा। अब ये 5 स्पेस एजेंसीज क्या क्या है? पहला तो नासा यूएसए, दूसरा रॉसकॉमर्स रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए यूरोप, जैक्सा जापान एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी सीएसए कनाडा। तो ये 5 एजेंसीज थे जिन्होंने आईएसएस को लॉन्च किया। आईएसएस जो है वो लोअर अर्थ के ऑर्बिट में ऑपरेट करता है और ये 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के बीच में है। ठीक है। अब आईएसएस जो है वो अर्थ को लगभग 5 माइल्स पर सेकेंड के ऑर्बिट पे ऑर्बिट करता है। ओके, और ये 15.5 ऑर्बिट्स पर डे ऑर्बिट करता है। अब इसके लिए इसको लगभग 93 मिनट लगते हैं एक रिवॉल्यूशन बनाने के लिए अर्थ के अराउंड। ठीक है। अब जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसने ये अनाउंस किया है कि वो जो अपना प्लान है उसको रिटायर कर दे और आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2031 तक डीकमीशन कर दे। ठीक है। ये तो हमने समझ लिया आईएसएस के बारे में। आईएसएस से जो जुड़ी एजेंसीज है वो कौन कौन सी है, आईएसएस कैसे फंक्शन करता है, और नासा ने ये डिसाइड किया है कि वो आईएसएस को डीकमीशन करना चाहता है। अब हम समझते हैं कि नासा के ऐसा करने के पीछे क्या रीजंस, क्या पोटेंशियल कारण रहे होंगे। सबसे पहला कारण तो ये है कि आईएसएस जो है वो इनिशियली 15 साल के ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से बनाया गया था और जो स्पेस स्टेशन है उसने उस टाइम को 2030 तक मतलब सरपास कर लेगा। तो उसके बाद इसको एक्सटेंड करने का कोई तो नासा को शायद समझ में ना आ रहा हो। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि आईएसएस जो है वो पर डे अर्थ के 16 रोटेशंस कंप्लीट करता है, जिसमें वो एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस को एक्सपीरियंस करता है और इससे क्या हो रहा है, इंटरनल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। अब जो सन फेसिंग साइड है वो डायरेक्टली हीट हो जाता है लगभग 121 डिग्री सेल्सियस तक, और जो ऑपोजिट साइड है वो लगभग -157 डिग्री तक कम हो जाता है। अब -157 डिग्री बहुत कम होता है। इट्स अराउंड लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है दैट इज -196 डिग्री उसके अराउंड। और लिक्विड नाइट्रोजन लाइक इफ यू कीप इट एट द रूम टेम्परेचर वो इवेपोरेट हो जाता है बिकॉज वो इतना ज्यादा ठंडा होता है। सो ये जो ऑपोजिट्स है, दो ऑपोजिट एक्सट्रीम है हीटिंग और कूलिंग के, ये यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। तो दिस माइट बी वन ऑफ द रीजन दैट आईएसएस को डीकमीशन करने का नासा ने सोचा होगा। अब जो ऑर्बिटल थर्मल साइकिलिंग है, डायनामिक लोडिंग और ऑर्बिटल थर्मल साइकिलिंग है, ये जो आईएसएस का स्ट्रक्चर है इसके लॉन्गेटिविटी को अफेक्ट कर रही है। Okay, so this also might be a potential reason for decommissioning ISS. अगली जो चीज है वो ये है कि जो टेक्निकल लाइफ टाइम होता है किसी भी स्पेस स्टेशन का वो लिमिटेड होता है। वो लिमिटेड क्यों होता है? क्योंकि जो उसके पार्ट्स होते हैं जैसे कि रेडिएटर्स हो गए, मॉड्यूल्स हो गए या ट्रस स्ट्रक्चर्स हो गए, ये टाइम के साथ डिग्रेड होने लगते हैं, जो कि बहुत स्वाभाविक फिनोमेनन है। ठीक है। तो इसकी वजह से जो टेक्निकल लाइफ स्पैन है वो कम होता है। तो ये कुछ रीजंस है
जिसको कि ध्यान में रखकर नासा ने ये प्लान किया है कि आईएसएस को जो है अब हम डीकमीशन कर दें। ओके, अब हम जरा इस डीकमीशनिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं। उसके पहले एक क्विक डिस्क्लेमर ये है कि नासा ये क्लेम करता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये अर्थ के इन्वायरमेंट को कोई भी सब्सटैंशियल लॉन्ग टर्म हार्म नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोसेस पे। तो नासा जो है वो प्लान करता है कि आईएसएस को हम उसके ऑर्बिट जो है, जो अर्थ के अराउंड जो वो रिवॉल्व करता है, उस ऑर्बिट से हम हटा देंगे और इवेंचुअली हम उसको एक ओशन में प्लंज कर देंगे, किसी ऐसे ओशन में जो ह्यूमन सेटलमेंट से बहुत दूर हो। इसके लिए नासा जो है वो ड्यूअल मेथड ऑफ नेचुरल ऑर्बिट डिके और री एंट्री मैनर को यूज करेगा आईएसएस को डीकमीशन करने के लिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक ड्रैग है उसको भी यूज करेगा नासा टू लोअर द एल्टीट्यूड ऑफ आईएसएस जब वो डी ऑर्बिट करने के प्रोसेस में होगा। ठीक है, और जो फाइनल पुश है वो स्पेस स्टेशन ऑपरेटर्स प्रोवाइड करेंगे इसके लिए। ओके, अब हम ये समझते हैं कि इसके साथ चैलेंजेस क्या क्या है। नाउ आईएसएस इज अ वेरी ह्यूज स्ट्रक्चर, ठीक है, और इट वाज नॉट डिजाइंड इन अ वे कि हम उसको बाद में डिसेंबल कर देंगे। तो जब ये प्रोसेस ऑफ डिसमेंटलिंग होगा तो ये एक ह्यूज लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल चैलेंज के रूप में सामने आएगा। दूसरा चैलेंज क्या हो सकता है कि आईएसएस को हम एक हायर ऑर्बिट पे बूस्ट करके डीकमीशन नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, इससे जो मास और ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं एल्टीट्यूड्स को लेकर वो बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये एक दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज ये है कि जो ये रैंडम री एंट्री मेथड है जो नासा सजेस्ट कर रहा है उसको मतलब बहुत पहले डिस्कार्ड कर दिया गया था। डिस्कार्ड क्यों किया गया था? डिस्कार्ड ये सोच के किया गया था कि इससे ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं डीकमीशनिंग के प्रोसेस को लेकर, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि नासा को अपने प्लान को एक बार तो रिकंसिडर कर लेना चाहिए। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड फॉर नाउ हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रेलवे इज इंस्टॉलिंग सोलर फेंसेस टू सेव एलिफेंट्स। इसको समझते हैं कि ये क्या है, इस आर्टिकल में क्या चीज है। ओके, तो पहले जो हमारी फेंसिंग होती है आप देख सकते हैं वो इस तरीके की इलेक्ट्रिकल फेंसिंग होती थी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फेंसिंग होती है ये शॉक प्रोवाइडर होते हैं। तो जब एलिफेंट्स या कोई भी एनिमल्स इस फेंसिंग को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या फिर इस फेंसिंग को टच करते हैं तो दे गेट अ शॉक। और इसमें कई बार क्या होता है कि वो जो एनिमल्स होते हैं या तो दे मीट देयर डेथ या फिर दे आर इंजर्ड बैडली। तो उसके लिए रेलवे जो है उसने सोलर फेंसिंग के प्रोविजन को लाया है और इट इज बीइंग डन टू सेव एलिफेंट्स, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो एलिफेंट्स हैं। ओके, so railways have begun the installation of hanging solar fences at sensitive forests between Kanjikode and Walayar stations. तो रेलवे ने कुछ जगहों पे ये काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। ठीक है, और साउदर्न रेलवे ने ये सबसे पहले प्लान किया। अब ये जो फेंसिंग है इसका क्या बेनिफिट होगा इसको हम समझ लेते हैं। तो ये जो सोलर फेंसिंग है ये बहुत पतले होंगे, ये ऐसे हैंगिंग फेंसिंग होंगे जो कि अर्थ को टच करेंगे और दे विल बी एज थिन एज कर्टन्स, जैसे कि पर्दे होते हैं वो उस तरीके के ही होंगे। तो जब एलिफेंट्स जो है वो उसको टच भी करेंगे या उसको मीट करेंगे तो उनको जो शॉक है वो इतना ज़्यादा हाई शॉक नहीं लगेगा। डेफिनेटली शॉक लगेगा क्योंकि फेंसिंग का पर्पस ही वही है कि हम अनवांटेड एलिमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करें फॉरेस्ट एरिया के लिए, बट वो शॉक इतना माइल्ड होगा कि उससे उनके हेल्थ को या फिर उनकी लाइफ को कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल। और ये जो आर्टिकल है ये आपका इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप
कंजर्वेशन या फिर कंजर्वेशन से रिलेटेड जो अलग अलग इनोवेटिव मेजर्स है उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। ये आपका, तो इस आर्टिकल में हम समझेंगे ऑपरेशन मिलान को। तो ऑपरेशन मिलान जो है ये क्या है, अब हम इसको एक बारी समझ लेते हैं। तो जो ये मिलान एक्सरसाइज है, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि डिफरेंट नेशंस के द्वारा साथ में कंडक्ट किए जाते हैं विद अ व्यू ऑफ फर्दरिंग कोऑपरेशन एंड इंटरकॉपरेबिलिटी अमॉन्ग्स्ट देयर मिलिट्रीज। तो अभी जो मिलान एक्सरसाइज है वो क्यों न्यूज में है, इसको अब समझते हैं। सो मिलान जो है वो एक बाइनियल मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी होस्ट करती है। और इस बार जो ये मिलान ऑपरेशंस है, जो ये समिट है, ये होल्ड कर रही है वाइजग यानी कि विशाखापट्टनम। सो ये अप्रोक्सीमेशन है कि अराउंड 42 कंट्रीज इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी। और इस बार जो हमारा मिलान 2022 है उसका थीम है कैमरेडरी, कोहेशन एंड कोलेबोरेशन। ओके, अब जो वॉरशिप है, जो क्वाड कंट्रीज हैं, हमने क्वाड कंट्रीज के बारे में जाना कल के आर्टिकल में और उसके पहले के आर्टिकल में भी। और उसके अलावा म्यांमार, साउथ कोरिया, वियतनाम और कुछ और कंट्रीज साथ में आएंगी मिलान के लिए, जो कि इंडियन नेवी होस्ट करेगी। और ओके, इसके अलावा रशिया, ईरान, इजराइल और सऊदी अरेबिया जो है वो इस एक्सरसाइज में अपने शिप्स के बिना पार्टिसिपेट कर रही हैं। और मिलान का एम क्या है? मिलान का एम ये है कि जो ऑपरेशनल स्किल्स हैं या बेस्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर्स हैं या डॉक्ट्रिनल लर्निंग है मैरीटाइम डोमेन में, उसको एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए, उसको ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाए और साथ में एक फ्रेंडली नेवी आर्मी का निर्माण किया जाए। ये जो एक्सरसाइज है ये सबसे पहले 1995 में स्टार्ट किया गया था और तब इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड में। सो दिस वाज अबाउट ऑपरेशन मिलान, sorry. So next article concerns Cobra Warriors. So let us understand ये Cobra Warriors क्या होते हैं. Okay. Okay, so before I start with this article, I would want you to know the difference between Cobra Warriors as a battalion और Cobra Warrior which is an operation जो कि अभी न्यूज़ में है। जो कोबरा वॉरियर्स हैं वो तो होते हैं कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। सो ये एक सीआरपीएफ का ही स्पेशल फोर्स है और ये जो कोबरा वॉरियर्स होते हैं वो प्रोफिशिएंट होते हैं गुरिल्ला टैक्टिक्स में। बट अभी जो न्यूज में है दैट इज नॉट दिस वाला कोबरा वॉरियर्स, इट इज एन ऑपरेशन। तो अब हम इस ऑपरेशन को समझते हैं कि ऑपरेशन क्या है। आई जस्ट wanted to differentiate this just to make a clear difference in your head that both the things are different and they are nowhere related. तो ओके, अब इस ऑपरेशन को समझते हैं कि ये क्या है। ओके, तो ये जो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है ये एक एपिक्स इवेंट है जो यूके के रॉयल एयरफोर्स ने लॉन्च किया है। और ये जो एक्सरसाइज है ये पायलट्स को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो जो एयरबॉर्न मिशन है उसको अच्छे से प्लान और एग्जीक्यूट कर सकें। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्यों है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों न्यूज़ में है। हाल में जो इंडियन एयरफोर्स है IAF, उन्होंने दे विल डिप्लॉय द इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस फॉर multilateral air exercise Cobra Warrior at Waddington, UK. And because of this reason, this particular operation is in news right now. Now, what is the aim of this operation? This operation aims to provide operational exposure and sharing best practices among participating air forces, ताकि जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है और जो फॉरेन बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप है उसको हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो आज हमने दो ऑपरेशंस पढ़े। पहला ऑपरेशन मिनाल और सॉरी व्हाई डू आई प्रोनाउंस मिलान, ओके इट्स मिलान। ओके, सो हमने ऑपरेशन मिलान समझा और दूसरा हमने ऑपरेशन समझा कोबरा वॉरियर्स। कोबरा वॉरियर रिलेटेड है हमारे
एयरफोर्स से, और जो मिलान है वो रिलेटेड है नेवी से। इसका एम क्या है वो हमने समझा। इसका एम है कॉम्बैट कैपेबिलिटी और फॉरेन बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप को और ज़्यादा इन्हांस करे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करे। ओके, अभी जो लेटेस्ट एडिशन है हमारा कोबरा वॉरियर का, वो पार्टिसिपेशन देख रहा है बेल्जियम, सऊदी अरेबिया, स्वीडन और यूएसए, और साथ में ही 5 तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो यूके फ्लाई करेंगे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, सो दैट वाज अबाउट दिस ऑपरेशन कोबरा वॉरियर, एंड डू रिमेंबर द डिफरेंस कोबरा वॉरियर और कोबरा वॉरियर्स वाला दैट आई स्टार्टेड विथ। Okay, so let's move to the next article, that is scheme for COVID-19 which has been extended recently. Now let's see what is it. Okay, तो इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको समझते हैं। सो रिसेंटली जो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है पास्कल डॉनो, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो कोविड सपोर्ट स्कीम्स है जो कि बिजनेसेस को अवेलेबल है या लोगों को सपोर्ट या एड पहुंचाने के लिए अवेलेबल है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। और इसी से रिलेटेड एक स्कीम है एम्प्लॉयमेंट वेज सब्सिडी स्कीम, जिसको EWSS भी कहते हैं। तो ये स्कीम क्यों लाया गया था? ये स्कीम उन बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए लाया गया था जो कोविड के टाइम में जिनको नुकसान हुआ है, या जो टैक्स डेब्ट में है, या वेयर हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत जो अग्री जो किए हैं कि इनको हम एड प्रोवाइड करेंगे, तो इनको सपोर्ट करने के लिए हम EWSS लेकर आए। ओके, तो अब चेंजेस क्या हुए हैं उसको हम समझते हैं। ओके, तो जो बिजनेसेस है जो कि कोविड की वजह से डायरेक्टली इम्पैक्ट जिन पे पड़ा है, या फिर पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं जिनको कोविड ने डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है, उनके लिए जो सब्सिडीज का प्रोविजन है उसको एक महीने का डेफरल मिला है। तो ये जो डेफरल है ये अलग अलग सब्सिडी टर्म्स पे है जो कि यहाँ पे नोटेड है, जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। और फाइनली ये जो EWSS स्कीम है इसका जो फाइनल एक्सटेंशन किया गया है वो 30th अप्रैल 2022 तक किया गया है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो फॉर द डिस्कशन अगेन। Yeah, so okay, thank you.